नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। अगले आधे घंटे में मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब लेकर हाजिर हूं मैं। एक्सपर्ट होंगे मेरे साथ जो आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही मिड कैप से जुड़े अपने टॉपिक्स भी सुझाएंगे और कुछ अहम इवेंट्स, कुछ अहम ट्रिगर्स पर विस्तार से जानकारी हमारे संवाददाता भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक बार गौर कर लेते हैं, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और बाजार में बिल्कुल उतार चढ़ाव के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। 0.25% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 11,100 के नीचे या 11,100 के ही आसपास ट्रेड आप देख पाएंगे। वहीं निजी बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में खासतौर से दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा और आईटी सेक्टर आज फोकस में है। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में उतार चढ़ाव के बीच आज के सत्र में आप कारोबार देख पाएंगे। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको एक बार बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे। इन नंबर्स पर हमें संपर्क करने की कोशिश कीजिए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बुलेटिन में मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। यूको बैंक के नतीजे इस बीच आ रहे हैं। एक बार नतीजों पर गौर कीजिए। 600 करोड़ के घाटे के मुकाबले 21 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने फिलहाल पोस्ट किया है। यूको बैंक के नंबर्स पर फोकस है। ग्रॉस एनपीए 16.8% से घटकर 14.4% पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्विकली इसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पर क्या पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, इस पर भी नजर करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिख रही है। नेट एनपीएस आप देखिए 5.5% से घटते हुए दिखे हैं 5% पर ये फिलहाल आए हैं। हमारे एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन जुड़ गए। नीलेश, इंडेक्स पर, मार्केट पर आपकी राय जरूर लेंगे, लेकिन यूको बैंक इस बीच जो नंबर्स पेश कर रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं। घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है। इस स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। वेल, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सुधार होता हुआ दिख रहा है। एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 13 रुपीज के लेवल के आसपास। यहाँ पे एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है। वहां से हमने पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में उछाल देखा है। मेरा ये मानना है कि यहाँ से जो बढ़त है वो बरकरार रह सकती है। ऑन हाई साइड 16 तक के लेवल के लिए काउंटर पॉजिटिव लग रहा है। 16 के पास जैसे ही काउंटर निकलेगा, यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आएगा। उसके बाद काउंटर में 17 से 18 रुपए तक की अपमूव हम आने वाले सेशन में देख सकते हैं। जो भी लॉन्ग पोजीशन है 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो क्लियरली ये राय है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को आप होल्ड कीजिए और नतीजे आते ही आप देखिए एकाएक उछाल इस स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। यूको बैंक घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स पर नीलेश आप एक बार अपनी राय दे दीजिए। बिल्कुल मानसी, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो कल की एक्सपायरी के सेशन में हमने काफी ऊपरी स्तरों से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था। 11,300 के ऊपर निफ्टी फिसल रहा है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन ऑल्दो हमने देखा है 11,200 के लेवल से। एट द सेम टाइम अगर हम डेरिवेटिव सेटअप देखें तो वीकली एक्सपायरी के सेटअप में 11,000 में जहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बना हुआ है, वो एक क्रूशियल सपोर्ट के तौर पर हम मान सकते हैं। वहां पे एक मेजर सपोर्ट बेस बना हुआ है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करता है निचले साइड में, यहाँ पे कंसोलिडेशन की संभावना ज्यादा दिख रही है। और हाई साइड 11,200 का लेवल काफी अहम रेजिस्टेंस जोन है। तो हमारा ये मानना है कि एक ट्रेडिंग रेंज जो उभर के आ रही है, निकल कर आ रही है, वो है 11,000 से लेकर 11,200 की 200 पॉइंट ट्रेडिंग रेंज में हमारा ये मानना है कि निफ्टी में ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। जिस भी साइड ब्रेकआउट आएगा, आइदर 11,000 के नीचे और 11,200 के ऊपर, हमको वहां से 100 से 100 to 150 की अप मूव और डाउन साइड मूव ब्रेकआउट के बाद देख सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 21,000 का लेवल काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉन्ट्रा बैट लेनी चाहिए। अगर थोड़ी और गिरावट होती है तो 21,000 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड में रह सकते हैं। एक मेजर सपोर्ट जोन है, जब तक 21,000 का लेवल नहीं ब्रेक करता है, यहाँ से एक पुल बैक की संभावना काफी ज्यादा है। और हाई साइड 22,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। वहीं अगर इंडिया विक्स की बात करें तो अभी भी 25 के नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं मेजर मूवमेंट की आशंकाएं हमें नहीं लगती है। और जैसे कि आपने सेक्टर की बात की, फार्मा सेक्टर का आपने जिक्र किया, फार्मा हमें भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हमारा फार्मा में पॉजिटिव रुझान बना हुआ है और ये बरकरार रहने की संभावना ज्यादा है। हमारा मानना है कि पूरे जुलाई अगस्त सीरीज में फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो फार्मा सेक्टर अगस्त सीरीज में आउट परफॉर्म कर सकता है। हिट यहाँ पर होती हुई देखने को मिल सकती है, जबरदस्त परफॉर्मेंस भी। इनफैक्ट हमने देखा पिछले दिनों फार्मा सेक्टर में काफी एक्शन भी दिखा, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड पैटर्न भी बनता रहा। अगस्त सीरीज में फार्मा सेक्टर कैसी रहेगी वो जरूर देखेंगे। लेकिन साथ ही टोरेंट फार्मा, इसे आज भूल नहीं सकते नीलेश, क्योंकि
क्लियरली यहाँ पर बढ़त के साथ ट्रेड कारोबार की शुरुआत से ही हमने देखी और इनफैक्ट न्यूज बेस इंपैक्ट है, लेकिन अब देखिए 11% की तेजी के साथ इंटैक्ट बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियरली करंट लेवल्स पर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं टोरेंट फार्मा में, उनके लिए राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न से ब्रेकआउट हमने आज के सेशन में आते हुए देखने को मिला है। इस पूरे सप्ताह में अब तक 16% के गेन के साथ में अपने उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जिनकी भी लॉन्ग पोजीशंस है डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 2550 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर हम कंपेयर करें अदर फार्मा काउंटर्स जहां पे अभी भी उस तरह का एक्शन नहीं देखने को मिला है, तो वहां पे फोकस कर सकते हैं। शो के अंत में एक फार्मा काउंटर मेरा भी है जहां पे मैं बाय रिकमेंडेशन दूंगा। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए एंड जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए। ऑन हाई साइड में लेवल बता देता हूँ, 28 to 2850 ये दो लेवल के लिए टोरेंट फार्मा अभी भी हमें पॉजिटिव लगता है। ओके, तो ये राय फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो बिल्कुल इसे आप बरकरार रखें, आगे और तेजी की पूरी गुंजाइश। जब हम फार्मा स्पेस की बात कर ही रहे हैं नीलेश, एक बार सिप्ला पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि इसमें भी हम देख रहे हैं कामकाज देखने को मिलता है। 714 के लेवल्स पर आज 4% की बढ़त के साथ ये ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने के ट्रेंड को अगर देखें तो काफी नीचे से ऊपर आता हुआ दिखा है। 640 के लेवल से 713 के लेवल्स फिलहाल ये देख रहा है। इस पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, जैसे कि हमने कहा कि ओवरऑल फार्मा स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। सिप्ला में भी एक ब्रेकआउट हमने आज के सेशन में आते हुए देखने को मिला है। एक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था ये काउंटर, आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करके चलना चाहिए। काउंटर ऑलरेडी मोर देन 3% के गेन के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और हाई साइड 720 से 725 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पोजीशन की बात करें तो 750 तक के लेवल हम सिप्ला में आते हुए देख सकते हैं। फंडामेंटली भी काफी अच्छा काउंटर है। ऑन दी कंट्री अगर सपोर्ट की बात करें तो 700 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो क्लियरली ये पोजीशंस को मेंटेन कीजिए अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है और ज्यादा तेजी की यहाँ पर गुंजाइश बिल्कुल देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही यहाँ पर 5 अगस्त से मॉल्स को खोलने की मंजूरी महाराष्ट्र में मिलती हुई देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली उस पर आपसे राय जानना चाहूंगी। फीनिक्स मिल्स, क्योंकि कंपनी का महाराष्ट्र में काफी कारोबार है, कई सारे मॉल्स हैं, इस पर इम्पैक्ट कैसा देख रहे हैं आप और जिनकी पोजिशन है उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा था, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से ये पूरा सेगमेंट एक काफी हैम्पर हुआ था। पूरे सेगमेंट में काफी गिरावट हमको देखने को मिली थी। वहीं अगर ओवरऑल मॉल्स की बात करें, चाहे सिनेमा हॉल्स की बात करें, वहां पे हमको एक डाउनवर्ड से एक रिकवरी हमको देखने को मिल रही है चार्ट पे। अगर फिनिक्स मिल की बात करें तो ये भी काउंटर चार्ट पे काफी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से अभी भी बढ़त बरकरार रह सकती है। और हाई साइड हमारा ये मानना है कि जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली मेंटेन करके चलना चाहिए। हालांकि आज ज्यादा गेन हम चार्ट पे नहीं देख पा रहे, फिर भी यहाँ से लगभग 4 to 5% का अपमूव हम आने वाले सेशन में देख सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं सुनील मुंबई से। जी नमस्कार, सवाल पूछें। मेरा नैम इंडिया, मेरे पास 200 क्वांटिटी है, 288 का बाइंग है, और जेएम फाइनेंस 250 क्वांटिटी है, 79 का बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, निपॉन एसेट मैनेजमेंट 288 के लेवल से बता रहे हैं नीलेश, और साथ ही जेएम फाइनेंशियल पर भी इन्होंने निवेश कर रखा है। लंबी अवधि के निवेशक है दोनों ही स्टॉक्स और लॉन्ग टर्म बेसिस आपको कैसे लग रहे हैं? लंबी अवधि के हिसाब से नो डाउट काउंटर में एक रिकवरी हम देख सकते हैं, बट फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो नाम इंडिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है हमें। यहाँ से थोड़ी गिरावट है वो गहरा सकती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 240 235 तक की लेवल आने वाले सेशन में हम देख सकते हैं। तो अगर इनका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो अपनी पोजीशन को एक स्टॉप लॉस के जरिए होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो बेस बना था वो लगभग बना था 210 के आसपास, तो जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो काफी नीचे आ रहा है, 210 का स्टॉप लॉस आ रहा है। और यहाँ पे अगर कोई पुल बैक मिलता है अगर इनको 300 तक के लेवल से, तो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बार इनको एग्जिट भी कर लेनी चाहिए, बिकॉज जो ब्रेकआउट है, मेजर ब्रेकआउट, वो अभी भी आया नहीं है। 330 के आसपास का इसका मेजर ब्रेकआउट है। जब भी वो लेवल पार होगा तब यहाँ पे काउंटर में फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन दी जाएगी। वहीं अगर जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो ये काउंटर काफी पॉजिटिव लग रहा है कंपेयर टू नाम इंडिया, इनके पोर्टफोलियो में है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए। 75 के आसपास का मेजर सपोर्ट जोन है,
ऑन हाई साइड हमारा ये मानना है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जब खत्म होगा तो ऊपरी स्तरों पर 80 to 81 तक के लेवल हम आने वाले सेशन में आते हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये राय दोनों ही स्टॉक्स पर आपको दी गई है। एक और सवाल देखते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जी पवन, नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार जी। हेलो हेलो जी मैम, मेरे पास CESC जी, मैं सुन पा रही हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे पास CESC है 605 रुपए के भाव से 7 शेयर हैं, और इसका मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये काफी ऊपर भी ठीक चले है। गया था, बहुत नीचे है। ठीक है, ये आपकी कब की खरीद है और आप इसमें कितना रुक सकते हैं, ये बता दीजिए। ये मैम मुझे 2 महीने हो गए हैं खरीदे हुए। अगर इसमें कोई पॉजिटिव है तो रुक सकता हूँ, अगर कुछ नेगेटिव है तो फिर मुझे एग्जिट होना चाहिए या रहना चाहिए? बिल्कुल, आपको राय दिलवाते। नीलेश, CESC 600 के ऊपर की खरीद है, 553 के लेवल्स पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने का ट्रेंड तो नेगेटिव ही है, नीचे जाता हुआ हमने देखा है, और इनकी खरीद करीब 2-3 महीने पहले 2 महीने की है, और यहाँ पर आप देखिए पिछले 6 महीनों से करीब 22% की गिरावट ये स्टॉक झेल रहा है। क्या लगता है आगे इनके लेवल्स आते दिखेंगे? वेल मानसी, अगर हम इसका 6 मंथ का चार्ट अगर ओपन करें, वीकली चार्ट, तो एक पुल बैक हमको निचले स्तरों से देखने को मिला था। 375 से लगभग 675 तक की रैली हमने देखी थी। ऊपरी स्तरों पर एक कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 2 से 3 मंथ में। कंसोलिडेशन के बाद में इस मंथ में हमने एक फ्रेश ब्रेकडाउन आते हुए देखने को मिल रहा है चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, जो कि एक नेगेटिव साइन है। वहीं अगर मोमेंटम इंडिकेटर और ऑसिलेटर की बात करें, वहां पे भी सेल क्रॉसओवर हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो गिरावट है यहाँ पे भी गहरा सकती है। इस काउंटर में अगर लोअर लेवल की बात करें तो जैसे ही 545 का लेवल ब्रेक करेगा, यहाँ से गिरावट गिरा के लगभग 520 से 515 तक के डाउन साइड लेवल हम देख सकते हैं। तो 545 का स्टॉप लॉस इनको जरूर मेंटेन करना चाहिए। अगर ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे एक पुल बैक अगर हम देखते हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 580 to 600, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी इनको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना। ओके, तो ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई CESC पर, लेकिन साथ ही ऑटो कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से आज झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, बताएं, ऑटो कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं? देखिए, आज ऑटो डीलरों को सुप्रीम कोर्ट से एक और काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अगले आदेश तक BS4 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। आज अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो ऑटो डीलर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिक्वेस्ट रखी थी कि उनको BS4 गाड़ियों को उन देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए अनुमति दी जाए जहां पे BS4 लीगल है, लेकिन कोर्ट ने वो भी ठुकरा दिया था। और ऑटो डीलरों ने सुप्रीम कोर्ट को एक और सलाह, एक और रिक्वेस्ट करी थी कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो ऑटो कंपनियों को हम वापस कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी ठुकरा दिया था। लेकिन आज ऑटो डीलर्स को काफी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि उनको किसी तरह की राहत मिल सकती है, लेकिन कोई उनका राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की एक अहम ऑब्जर्वेशन है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी गाड़ियां बिकी हैं वो जो तय सीमा करी गई थी, जो एक लिमिट सेट करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उससे ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं। तो कोर्ट ने कहा कि वो एक तरह से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं और सरकार को वापस वाहन डेटा सबमिट करने को कहा है। और सबसे अहम एक और चीज आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है वो है एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो डीलर्स ने मार्च के महीने में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स पेपर्स, टीवीज या और किसी माध्यम के थ्रू पब्लिक के सामने लेकर आए हैं, तो उनके भी डिटेल्स उनको देना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लिमिट सेट करी थी वो 1,10,000 वाहनों की लिमिट सेट करी थी, लेकिन जो डेटा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया उसमें 2,35,000 के आसपास गाड़ियां बिकी थी। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है ऑटो डीलर से, और अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वाहन डेटा की डिटेल्स मांगी हैं और ऑटो डीलर्स से एडवर्टाइजमेंट्स की डिटेल्स मांगी है, और अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। ओके दानिश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगली सुनवाई जो है वो तो 13 अगस्त को होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए ऑटो कंपनियों के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे, बने रहें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और एक सवाल देख लेते हैं। फिलहाल पारस का सवाल आया है इंडसइंड बैंक पर। यहाँ पर 526 के लेवल्स पर खरीदारी की है इन्होंने। नरेश, होल्ड करना चाहिए या पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, आपकी राय जानना चाहते हैं। वेल मानसी, ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में अगर देखें तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में काफी दबाव देखने को मिल रहा है। मेरी सलाह होगी कि एक बार के लिए बैंकिंग को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे अगर एक उछाल जिसकी संभावनाएं दिख रही है, अगर मिलता है 530 से 535 तक का, तो एक बेटर ऑप्शन होगा, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए पोजीशन में से। फिलहाल थोड़ा स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन के मोड में जाता हुआ दिख रहा है। ऑन दी हायर साइड जब तक 550 का लेवल पार नहीं होगा तब तक यहाँ पे कंसोलिडेशन की संभावना है। ऑन दी डाउन साइड 500 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। जैसे ही वो लेवल ब्रेक करेगा यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट की संभावना है हमको दिखती है। बिल्कुल, और अब वक्त है FIR का, यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। सुबह बताई गई रिपोर्ट्स का ताजा एक्शन लेकर हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर एफआई रिपोर्ट्स का एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले देखिए आप टोरेंट फार्मा, गजब की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, लगभग 11% का मूव है और नतीजे जो है ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर देखने को मिले। मुनाफा मार्जिन दोनों ही अनुमान से बेहतर देखने को मिला, जिसके चलते सीएलएसए ने इनके ईपीएस के अनुमान में करीब 204% की बढ़ोतरी की है। बाकी कमेंट्री भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव ही नजर आ रही है। सीएलएसए खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए लक्ष्य में बढ़ोतरी की, 2920 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 3100 कर दिया। वहीं सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे 2950 रुपए के लक्ष्य ले, और देखिए स्टॉक ने शानदार मूव दिया है। इसके अलावा डाबर, यहाँ पर भी नतीजे आए थे, नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, सीएलएसए और सिटी की रिपोर्ट है और यहाँ पर भी खरीदारी की राय दी है दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेज ने। सीएलएसए ने 590 रुपए का लक्ष्य दिया है, सिटी ने करीब 495 का लक्ष्य दिया है और ये कह रहे हैं कि हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला है और आगे भी अनुमान है कि इधर बेहतर ही प्रदर्शन देखने को मिलेगा और ग्रॉस मार्जिन बढ़िया नजर आते हुए दिखे, क्योंकि मैनेजमेंट ने खर्चों में कटौती की है, तो इसका भी एक बेनिफिट आपको नतीजों में देखने को मिला और स्टॉक में देखिए 3 से 3.5% का अप्रूव देखने को मिल रहा है। ओके, शुक्रिया आशीष ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रोकरेज एक्शन में ढेर सारा एक्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है, कई सारी रिपोर्ट्स हैं जिस पर आप एक्शन देख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और लॉकडाउन से सिनेमा कारोबार पर सबसे बुरा असर हुआ है, लेकिन ग्राहकों को सिनेमा हॉल तक लाने के लिए क्या है योजनाएं, इस पर हमारे संवाददाता दानिश आनंद ने बातचीत की है पीवीआर के सीईओ गौतम दत्ता से। आइए वो देखते हैं। एक्टिविटीज वापस रिज्यूम भी हो चुकी हैं। सिनेमा एक ऐसा सेक्टर विद इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मार्च से अभी तक बंद है, तो एक बारी जब गवर्नमेंट आपको अनुमति देती है सिनेमास को रीओपन करने की, तो एक नॉर्मल मूवी गोअर के लिए ये एक्सपीरियंस नया कैसे होगा? तो हमारे पास ऐसे बहुत प्रोग्राम है जिसपे हम एक कंज्यूमर से डायरेक्टली 1-on-1 बात कर सकते हैं। इतना हमारे पास ब्रांड के पास आज पावर है, वो लीवरेज है, तो हम वो यूज करेंगे टू सी। जो पहले आना चाहता है उनको वेलकम करेंगे, जो थोड़ा डर के बैठे हैं और देखना चाहते हैं उनको हम शायद थोड़ा ल्योर करके बोलें आपके लिए प्राइसिंग थोड़ा कम करते हैं, आप शो पे आइए। किसी को हम F&B और फिल्म की टिकट जोड़ के बुला सकते हैं, किसी को हम अपग्रेड की बात कर सकते हैं कि आप एक टिकट लीजिए बट हम आपको पीछे की टिकट देंगे, गोल्ड क्लास की बिठाएंगे। सो इस तरीके से हम कई चीजें मार्केटिंग में करेंगे जिससे हम कंज्यूमर को वापस ला पाएं और वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी रहेगी। चलिए, तो मॉल ओपनिंग को लेकर ये थी हमारी खास एक्सक्लूसिव और मार्केटिंग को लेकर कंपनियां अब आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। नीलेश, क्विकली आपसे आज के लिए आपकी टॉपिक्स हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी, जैसे कि हम अगर ऑटो स्पेस की बात कर रहे थे तो ऑटो एंसिलरी की बात करें तो वहां पे हमको काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री जिसके अंदर आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट हमको एक कंसोलिडेशन से आते हुए देखने को मिल रहा है। करंट लेवल पे यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1275 का और हाई साइड हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे वो होंगे 1335 के। बालकृष्ण इंडस्ट्री चार्ट पे काफी अच्छा लग रहा है। सेकंड बाय रिकमेंडेशन होगा फार्मा पैक से, जिसका हमने जिक्र किया था, एक फार्मा काउंटर जिसने अभी तक उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया कंपेयर टू अदर फार्मा काउंटर, जो कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। यहाँ पे कल के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट विद हायर देन एवरेज वॉल्यूम हमको देखने को मिला।
मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर वहां पे बाय क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है और काउंटर अपने ब्रेकआउट को सस्टेन भी कर रहा है। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में करंट लेवल से बाय की सलाह होगी। और हाई साइड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 470, दूसरा टारगेट हो सकता है 500 तक के लेवल भी हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। 446 का यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। बिल्कुल नीलेश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ मिड कैप बाजार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं मार्केट रडार। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।